नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा, आपने देखा कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं और चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, वह उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इनके विषय में हम लोगों ने पिछले दिनों अध्ययन किया। ठीक है, आज उन सभी को जो चीज़ें आवश्यक है, लिखने योग्य हैं, उन सभी को हम लिखवा देते हैं। ठीक है, तो लिखिए चुंबक क्या होता है। लिखिए चुंबक बोले, चलिए लिखिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऐसा पत्थर का टुकड़ा जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में रुकता है। सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में रुकता है। उत्तर व दक्षिण दिशा में रुकता है, जिसे चुंबक कहते हैं। इस पत्थर के टुकड़े में जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है, उसे उत्तरीय ध्रुव कहते हैं। तथा जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है, उसे दक्षिणीय ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। दक्षिणीय ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होता है। किसी भी चुंबक में दो से अधिक ध्रुवों की संख्या नहीं हो सकता है। दो से अधिक ध्रुवों की संख्या नहीं हो सकता है। दो से अधिक ध्रुवों की संख्या नहीं हो सकता है। दो से अधिक ध्रुवों की संख्या नहीं हो सकता है। दो से अधिक ध्रुवों की संख्या नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कहा जाता है कि किसी चुंबक
किसी चुंबक में 2 से अधिक ध्रुव है तो यह सत्य नहीं होगा। तो यह सत्य नहीं होगा। तो यह सत्य नहीं होगा। यह सत्य नहीं होगा। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। किसी भी चुंबक, यदि किसी चुंबक को n टुकड़ों में बांटा जाए, n टुकड़ों में बांटा जाए तो इसके ध्रुवों की संख्या इसके ध्रुवों की संख्या 2n हो जाएगा। ध्रुवों की संख्या 2n हो जाएगा। 2n हो जाएगा। नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए। स्फेरिकल चुंबक नहीं होता है। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार चुंबक नहीं होता है। गोलाकार चुंबक नहीं होता है। गोलाकार चुंबक नहीं होता है, क्योंकि यदि गोलाकार चुंबक होगा तो उसके ध्रुवों की संख्या 1 से अधिक हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा। यदि गोलाकार चुंबक होगा तो उसके ध्रुवों की संख्या 2 से अधिक हो जाएगा, जबकि चुंबक के लिए यह सत्य नहीं है कि यह सत्य नहीं है कि किसी भी चुंबक के 2 से अधिक ध्रुव हों। किसी भी चुंबक के 2 से अधिक ध्रुव नहीं हों। हो गया। ये तो था चुंबक, ठीक है। अब चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे लिख लीजिए। चुंबक जहाँ लिखे हैं उसमें लिख लीजिए, और इसको नॉर्थ और इसको साउथ ऐसे 2 भागों में दिखा दीजिए। इसको लिख दीजिए उत्तरीय ध्रुव, और इसको दक्षिणीय ध्रुव। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बना लिए चुंबक। अब लिखिए चुंबकीय बल रेखाएं।
चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाओं में लिखिए पहला नंबर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा नंबर चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं। सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक दूसरे के समांतर होती हैं। तीसरा नंबर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगला नंबर चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अगला नंबर चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास सघन तथा ध्रुवों के मध्य में विरल होता है। ध्रुवों के मध्य में विरल होता है। अगला नंबर लिखिए चुंबकीय बल रेखाएं जहां सघन होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। प्रबल होता है, अधिक होता है। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं विरल होती हैं अर्थात दूर दूर होती हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है।
कम होता है। अर्थात ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जबकि ध्रुवों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र मिनिमम कम होता है। कम होता है। हो गया। अब चुंबकीय बल रेखाएं जरा आप अपने कॉपी पर देखकर ऐसे खींचिए जैसे हम खींच रहे हैं। यहाँ से ऐसे निकालिए, ऐसे। ऐसे खींचिए जैसे हम खींच रहे हैं। तो इसमें डायरेक्शन ऐसे करिए, नॉर्थ से साउथ की ओर। यहाँ पर प्रवेश कराइए, साउथ में प्रवेश हो रही है और नॉर्थ से निकल रही है। अच्छा, इसके अंदर भी ऐसे कर दीजिए। ऐसे बना दीजिए। यहाँ दिखा दीजिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ दिखा दीजिए निर्बल चुंबकीय क्षेत्र। हो गया। हो गया। हो गया। अब लिखिए चुंबक की प्रॉपर्टी, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण क्या क्या हैं बोला जाए? लिखिए पहला नंबर, इसके निम्न गुण हैं और इसमें पहला नंबर लिखिए कोई भी चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र
बनाते हैं। कोई भी चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। दूसरा नंबर, किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तीसरा नंबर, किसी भी चुंबक, दो चुंबक लिखिए, किसी भी दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। किसी भी दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 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 अगला नंबर, किसी भी चुंबक के ध्रुवों पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। ध्रुवों पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, जबकि ध्रुवों के मध्य सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र होता है। सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र होता है। सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, हो गया। अब लिखिए, चुंबक का उपयोग। चुंबक का उपयोग। अब चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस जगह पर होता है, तो कुछ चीजों के लिए लिख लिया जाए। शॉर्टकट में ही हम लिखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चुंबक का उपयोग लिखिए, चुंबक के द्वारा चुंबकीय सुई, कंपास जिसे कहा जाता है कंपास नीडल, चुंबकीय सुई बनाया जाता है। चुंबकीय सुई बनाया जाता है, जिसके द्वारा समुद्री यान में यानी यात्रा में दिशा का ज्ञात करने के लिए अथवा हवाई जहाजों में दिशा का ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।
हो गया। दूसरा नंबर लिखिए चुंबक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों को बनाने में भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों को बनाने में भी किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पीकर के निर्माण में चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर के निर्माण में चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर, खोए हुए लौह पदार्थों को अथवा धातुओं को चुंबक के माध्यम से आसानी से खोजा जा सकता है। आसानी से खोजा जा सकता है। आसानी से खोजा जा सकता है। अगला नंबर, चुंबक का इस्तेमाल मोटर बनाने में भी किया जाता है। चुंबक का इस्तेमाल मोटर में भी किया जाता है या मोटर के निर्माण में भी किया जाता है। अगला नंबर, चुंबक का इस्तेमाल जनरेटर में भी किया जाता है। चुंबक का इस्तेमाल जनरेटर में भी किया जाता है। जनरेटर में डायनोमो होता है। डायनोमो चुंबक होता है जिसको चलाया जाता है। जब वो चलता है जब वो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को घुमाते हैं तो उसके सामने कॉइल लगा होता है। उसके घूमने अथवा चलने के द्वारा कॉइल में जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे उसमें करंट फ्लो होता है, जिस करंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे अब इसके बाद वही सब पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो पहले इसका यूज लिख लीजिए। चुंबक का इस्तेमाल जनरेटर को बनाते समय भी किया जाता है। अगला नंबर, गाड़ियों के निर्माण में, चाहे कार हो, ट्रक हो, बस हो, बाइक हो, गाड़ियों के निर्माण में भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है आवश्यकता अनुसार। उसमें भी चुंबक लगा होता है। मैग्नेट का डायनोमो लगाया जाता है। चाहे गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो या अन्य चीज, गाड़ी जब तक चलती रहती है तब तक जो हम लोग पावर का इस्तेमाल करते हैं लाइट जलाने में, सीटी बजाने में, हार्न बजाने में या तमाम इंडिकेटर जलाने में, उस समय डायनोमो के द्वारा जो करंट उत्पन्न होता है गाड़ी के चलने के द्वारा, जब इंजन चलता रहता है तो उसके माध्यम से डायनोमो को इंजन के द्वारा चलाया जाता है। और जब डायनोमो चलता है तो करंट जनरेट होता है और करंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे आप नॉर्मली बाइक चलाए होंगे तो बाइक को जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं
तो स्टार्ट करेंगे तो तुरंत उसकी बत्तियां सभी जल जाएंगी, इंडिकेटर तेज जलने लगता है। लेकिन अगर बंद रहे बाइक और आप अगर चला दें, तो आजकल की जो है बाइकों में अगर हैवी बैटरी लगा हुआ है, जैसे पल्सर है या अन्य जो भी महंगी गाड़ियां हैं, उसमें बैटरी 12 वोल्ट की होती है और हैवी होती है, जिसके माध्यम से केवल स्विच ऑन करने के बाद ही बत्तियां जल जाती हैं, हेडलाइट भी जल जाता है, तमाम चीज़ें काम करने लगते हैं। लेकिन अगर उसको आप जलाकर छोड़ दीजिए तो बहुत जलेगा, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा तक जलेगा, उसके बाद वो डीम होने लगेगा, यानी बैटरी डाउन होने लगेगी। लेकिन जैसे ही बैटरी अगर डाउन है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो तुरंत उसकी रोशनी बढ़ जाती है। क्यों रोशनी बढ़ जाती है? क्योंकि उसमें डायनमो लगा होता है, जनरेटर का काम करता है, और इसकी वजह से वो उसकी रोशनी क्या होती है, बढ़ जाती है। आप देखे होंगे कि जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं, तो रेलगाड़ियों के पहियों में भी डायनमो लगाया जाता है, उसके माध्यम से भी करंट जनरेट किया जाता है। और जब करंट जनरेट होता है तो उसमें लगी हुई बैटरी को चार्ज किया जाता है, और जब बैटरी चार्ज हो जाता है उसके माध्यम से हम जो रेलगाड़ी कोच होते हैं, रेलगाड़ी के कोच, उस कोच में लगे पंखा या लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन चलती रहती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब ट्रेन रुक जाएगी तो वो बैटरी जो चार्ज होता है उसी के माध्यम से हम लोग जो है करंट रेलगाड़ी के कोचों में जो लाइट जलाने में यूज करते हैं या फैन चलाने में यूज करते हैं, वो बैटरी के माध्यम से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बैटरियों को कहीं ट्रेन को खड़ा करके चार्ज किया जाता है, नहीं। वो जब ट्रेन चलती रहती है तो हर कोच के हर जितने भी उसमें पहिए लगे होते हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें डायनमो लगा होता है और वो चुम्बक होता है, और उसी के माध्यम से जो है उसके सामने कॉइल लगा होता है और उसके माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाता है, करंट जनरेट कर कब? जब ट्रेन चलती रहेगी तब। और ट्रेन अगर चल नहीं रही है तब रुकी हुई अवस्था में वो डायनमो तो काम करेगा नहीं, तो उस समय बैटरी काम करता है, और बैटरी इसीलिए कोचों में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था कुछ जगहों पर हमने उपयोग बताया, बाकी बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे यूज हैं चुम्बक का। इसके माध्यम से आप चुम्बक के इस्तेमाल के माध्यम से चुम्बकीय गुण जनरेट करके, तो चुम्बकीय गुण कैसे जनरेट होगा, तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि जब आवेश को गतिमान होता है तो आवेश के गतिमान होने के कारण भी चुम्बकीय क्षेत्र जनरेट हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट कहीं फ्लो हो रहा है तो उसके कारण बायो-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार जो है आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ भी बनता है, जब चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो चुंबक की जितने प्रॉपर्टी हैं वहाँ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि चुंबक, आप जान रहे हैं कि जब चुंबक में दो ध्रुव पास होंगे और जितना प्रबल होते जाएंगे उतना ही वो क्या करेंगे, एक दूसरे को, अगर दोनों ध्रुव समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत है तो आकर्षित करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा था कि द्विध्रुव, आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि समान आवेश हो, एक सिरे पर प्लस और एक सिरे पर माइनस, दो आवेश हो बहुत ही सूक्ष्म लंबाई के, तो इसको हम लोग कहते थे वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता था, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। तो इसी तरह जब मैग्नेट में भी दो पोल है, दो ध्रुव है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो इसको वैद्युत द्विध्रुव नहीं बल्कि इसको चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसे? चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। याद रखिएगा कि चुंबक को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव भी बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इसके लिए जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट किया जाता है, और ये होता है इसकी लंबाई L और गुणे ये Q, यानी L इंटू Q होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यही तो आपने पढ़ा है ना। उसी तरह यहाँ पर जो इसका आघूर्ण होता है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको हम M से डिनोट करते हैं,
और देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो, और जो इसके मैग्नेटिक जो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमने वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात किया, उसी तरह यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव होता है, जिसको कहा जाता है NIA, जिसको M से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी पीछे आपने पढ़ा था कि IAB, ऐसे ही पढ़ा था। क्यों? अब देखिए यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है NIA, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर NIA पढ़ा था। ठीक है, N क्या था? तो जो भी परिनालिका था उसमें चक्करों की संख्या था N, जिसमें बहने वाली धारा I है और उसका क्षेत्रफल क्या है? A, तो NIA। अब आपने टाव पढ़ा था, तो टाव यहाँ पर पढ़ा था क्या कि P इंटू E, यही तो आपने पढ़ा था ना, PE साइन थीटा या काट। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे पढ़ेंगे MB। टाव यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में, तो MB साइन थीटा कर दीजिए। जब यहाँ पर PE साइन थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? MB साइन थीटा। ठीक है, तो सेम उसी तरह बिहेव करता है जैसे वैद्युत द्विध्रुव था। वैद्युत द्विध्रुव के अनुसार ही चुंबकीय द्विध्रुव भी उपयोग होता है और चुंबकीय द्विध्रुव भी उसी तरह कार्य करता है। ठीक है, तो कोई भी चुंबक है, तो कोई भी छोटा चुंबक हो या बड़ा चुंबक हो, वह जो है वैद्युत द्विध्रुव की भांति भी व्यवहार करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की तरह चुंबकीय द्विध्रुव बनता है। क्या बनता है? वैद्युत द्विध्रुव की तरह चुंबकीय द्विध्रुव बनता है। ठीक है, और उसके लिए जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है उसे M से डिनोट किया जाता है, और M बराबर क्या होता है? NIA। क्या होता है? NIA। क्लियर है? तो चुंबकीय द्विध्रुव लिख लीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, और इसमें लिखिए जैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसमें समान आवेश सूक्ष्म दूरी पर रखे जाते हैं, तो वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और यह वैद्युत द्विध्रुव को P से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तथा यह वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई तथा आवेश Q के गुणनफल के बराबर होता है। निकाय की लंबाई तथा आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। उसी तरह जब किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित होता है, तो वह परिनालिका चुम्बक की भांति व्यवहार करता है, चुम्बक की भांति व्यवहार करता है, जिसके एक सिरे पर नॉर्थ पोल तथा दूसरे सिरे पर साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव बनता है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव बनता है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव बनता है।
जिसका द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल m, ऐसे लिखिएगा, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, m से प्रदर्शित किया जाता है। यदि परिनालिका में I धारा प्रवाहित होती हो, जिसमें फेरों की संख्या n हो, कैपिटल N हो, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, कैपिटल A हो, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m बराबर n i a होता है, n इंटू i इंटू a होता है, NIA होता है। NIA होता है। हो गया? NIA होता है। हो गया? लिख लिए? हो गया? बोलिए। अब देखिए, चुंबकीय बल आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ बराबर m इंटू बी इंटू साइन थीटा, m इंटू बी इंटू साइन थीटा। जैसे आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। तो P किसके बराबर है? m के लिए। और E के स्थान पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर क्या है? B चुंबकीय क्षेत्र। और साइन थीटा दोनों के बीच का कोण, अर्थात इसी टाउ को अगर हम इन दोनों को सदिश राशि के रूप में लिखें तो ये m क्रॉस b लिखेंगे। क्या लिखेंगे? m क्रॉस b। तो mb साइन थीटा, इसी को हम कहते हैं mb साइन थीटा। ठीक है, जहाँ ये m जो है मॉड ऑफ m और b जो है मॉड ऑफ b, ये मैग्नीट्यूड है। ये b और m जो है मैग्नीट्यूड है। तो लिख लीजिए इसे।
हो गया? बोलिए। हो गया? चलिए अब जरा ध्यान से समझिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आघूर्ण होता है वह होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को अगर जे से डिनोट करें तो जे गुणे ओमेगा, जे गुणे अल्फा। जैसे आई अल्फा होता है ना, आई अल्फा, आई अल्फा। आई क्या होता है? आई है, ये अल्फा है, तो ये टाव को डिनोट करते हैं बल आघूर्ण के लिए। जबकि बल क्या होता है? m इंटू ए होता है। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। a क्या होता है? त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण। उसी तरह जब बल आघूर्ण निकाला जाता है तो बल आघूर्ण में I इंटू अल्फा लिखा जाता है। जहाँ I जैसे यहाँ द्रव्यमान है, उसी तरह यहाँ I पर I क्या है? जड़त्व आघूर्ण होता है। I क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। अल्फा क्या होता है? तो I के स्थान पर लिखा जाता है mr स्क्वायर। I के स्थान पर क्या लिखा जाता है? mr स्क्वायर। तो यहाँ पर I और ये अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर I के स्थान पर, ठीक है, जो जड़त्व आघूर्ण है I, इस I के स्थान पर NCERT बुक में स्मॉल g लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्मॉल g। तो यहाँ पर हम लिख दें स्मॉल g, ठीक है। और ये अल्फा, अल्फा का मतलब है कोणीय त्वरण। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। तो ये कोणीय त्वरण अल्फा है, जी जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है। और जी क्या है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण पहले समझ लीजिए, फिर आप लिखिएगा। जड़त्व आघूर्ण जी है, अल्फा है कोणीय त्वरण। तो टाउ हो जाएगा I इंटू अल्फा या G इंटू अल्फा। तो आप तो I इंटू अल्फा 11th पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं G इंटू अल्फा। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि G इंटू अल्फा, और अल्फा क्या होता है? तो अल्फा बराबर होता है d2 थीटा अपान d2 स्क्वायर, ठीक है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है d थीटा बाई dt। अब अगर हम d ओमेगा बाई dt करें तो ये होता है कोणीय त्वरण अल्फा, और इसको करेंगे तो ये d2 थीटा बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। तो यही है अल्फा के स्थान पर, ठीक है। और यह बराबर हम लिखेंगे क्या? mb साइन थीटा। क्या लिखेंगे? mb साइन थीटा। यदि थीटा, अब यहाँ पर यदि थीटा बहुत छोटा हो, थीटा जो है बहुत छोटा हो या 0 के बराबर हो, तो उस कंडीशन में साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी जी d2 थीटा बाई dt स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे mb थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे? mb थीटा। चूंकि यह जो है विपरीत दिशा में, विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया जाता है, ठीक है। इसी साइन थीटा के स्थान पर थीटा लिखा है हमने। अब देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर निकालिए तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, तो माइनस mb थीटा अपान g, यही होगा। अब देखिए ये क्या है? अल्फा है। ये क्या है? अल्फा। अब आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है, जो ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ओमेगा जो होता है वो तो कोणीय वेग होता है। ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो जो कोणीय आवृत्ति होता है, कोणीय आवृत्ति, वह कोणीय आवृत्ति ओमेगा जो होगा वह, जैसे आप जानते हैं ना कि ओमेगा बराबर क्या होता है? तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n,
2 पाई n, और ये क्या होता है तो 2 पाई n के जगह पर 1/t लिख सकते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसे होता है। t बाई क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब ये ओमेगा की वैल्यू होगा, निकालेंगे तभी ऐसा होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो ये d2 थीटा बाई d2 है, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह क्या है तो यह जो है अगर हम इसका दोनों तरफ जैसे यहाँ पर इसको लेके चले आए और एक बार समाकलन कर दें, क्या कर दें अवकलन, अगर हम अवकलन करते हैं तो ये तो अल्फा है ना, ये क्या है अल्फा, ये एम बी थीटा बाई जी है, एम बी थीटा बाई जी, क्लियर। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर, चूंकि ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर यहाँ क्या है तो एम बी बाई जी, यहाँ ये ओमेगा स्क्वायर एम बी बाई जी है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम ओमेगा निकालेंगे तो ये अंडर रूट एम बी बाई जी हो जाएगा, यही होगा, क्यों। अब यह यहाँ पर अगर रखें t के जगह पर तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा क्या, ये नीचे हो जाएगा अंडर रूट एम बी अपान जी, ये रूट के अंतर्गत जी कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई और अंडर रूट जी अपान एम बी, ये एम बी है, ठीक है। तो ये हो गया क्या t, ये क्या हो गया t हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये t है अर्थात आवर्तकाल। अब देखिए जब t आ गया तो यहाँ से अगर हम b निकालेंगे, यहाँ से किसका मान निकालेंगे b का मान निकालेंगे, तो वर्ग करके निकालेंगे, और वर्ग करेंगे तो जैसे यहाँ पर अगर वर्ग कर दे तो t स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर और इंटू जी अपान एम बी होगा, तो b बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू जी अपान क्या लिखेंगे तो अपान m इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। तो यह रिलेशन बन गया, b बराबर क्या आ गया तो b बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर g अपान m इंटू टी स्क्वायर, क्लियर है। तो इसे लिख लिया जाए, तो लिखिए लिखिए चुंबकीय बल आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण, ये तो लिख लिए ना यहाँ तक, चुंबकीय बल आघूर्ण टा बराबर एम बी साइन थीटा, टा बराबर एम क्रॉस बी, ये लिख लीजिए पहले यहाँ तक, जहाँ m मैग्नीट्यूड ऑफ m और b मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया, हो गया। तब लिखिए यदि यदि जड़त्व आघूर्ण स्मॉल g हो, जड़त्व आघूर्ण स्मॉल g हो तथा कोणीय त्वरण अल्फा हो, कोणीय त्वरण अल्फा हो तो चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ बराबर, ये लिखिए g इंटू अल्फा, g इंटू अल्फा, या इसी को लिखिए g इंटू d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, dt स्क्वायर बराबर एम बी साइन थीटा, यही तो है ना यहाँ पर एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा,
यहाँ पर है एम बी साइन थीटा, तो ये लिख दीजिए एम बी साइन थीटा, या माइनस एम बी साइन थीटा कर दीजिए, चूंकि ऋणात्मक होता है, दिशा का विरोध करता है तो माइनस। अब यदि थीटा शून्य के बराबर हो, बहुत छोटा हो, यदि थीटा शून्य के बराबर हो तो साइन थीटा बराबर थीटा रखने पर, साइन थीटा बराबर थीटा रखने पर, साइन थीटा बराबर थीटा रखने पर, तभी लिखिए टाउ बराबर ये g इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एम बी थीटा, एम बी थीटा, या ये लिखिए डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये कोणीय त्वरण है, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर ये लिखिए माइनस एम बी थीटा बाई जी, एम बी थीटा बाई जी। हो गया। अब देखिए यह एक जो है सरल आवर्त गति को दर्शाता है, यानी कोणीय त्वरण अल्फा जो होता है, ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल है थीटा के, तो इस सरल आवर्त गति को दर्शाता है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है, तो सरल आवर्त गति को ही दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ए माइनस एम बी बाई जी जो है ये ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो लिख लीजिए, अर्थात इसको लिख लीजिए, यह एक सरल आवर्त गति को दर्शाता है, सरल आवर्त गति को दर्शाता है। अतः कोणीय आवृत्ति का वर्ग, अतः कोणीय आवृत्ति का वर्ग लिखकर और लिखे इसे ओमेगा स्क्वायर बराबर एम बी बाई जी, एम बी बाई जी, इसलिए ओमेगा बराबर अंडर रूट एम बी बाई जी, तथा आवर्तकाल या दोलनकाल t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा से t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का मान रख दीजिए जो आपने निकाला है, अंडर रूट एम बी बाई जी, अंडर रूट एम बी बाई जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, जी क्या है जड़त्वाघूर्ण, याद रखिएगा जी जड़त्वाघूर्ण है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं है। अब चलिए तो यहाँ पर क्या है 2 पाई, ये अंडर रूट ये जी अपान हो जाएगा एम बी, ये हो गया टी, या वर्ग करने पर, वर्ग कर दिया जाए तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू जी अपान एम बी, या बी बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू जी अपान टी स्क्वायर इंटू एम, ये लिख लीजिए, बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। हो गया, यानी B का हमने निकाल लिया फार्मूला कि कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। क्लियर है? बोलिए। हो गया? अब देखिए
स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके कारण, आघूर्ण के कारण इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगा U, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जो इसका होगा वह स्थितिज ऊर्जा UM बराबर होगा, छोटे छोटे ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाए तो टाउ थीटा, टाउ को थीटा के पदों में, इनटू डी थीटा, यही तो होगा ना जिसे बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन क्या कार, उसी तरह यहाँ पर बलाघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाउ के जगह पर, टाउ के जगह पर तो आप जानते हैं कि mb साइन थीटा है इंटू डी थीटा है, ठीक है। अब यहाँ mb साइन थीटा, तो mb साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा ना, माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस mb कॉस थीटा, ठीक है। ये mb cos थीटा, ठीक है, माइनस mb cos थीटा। अच्छा, आप जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो वेक्टर होते हैं, जैसे एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इनका डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं a डॉट b, तो ये होता है ab cos थीटा, और जब a क्रॉस b निकालते हैं तो ये होता है ab sin थीटा। तो आपने जो अभी देखा है कि ऊपर हमने लिखा था साइन थीटा, वो क्रॉस के लिए, तो हमने लिखा था ना कि m क्रॉस b, तो ये mb साइन थीटा, ठीक है। और अगर ये m डॉट b होगा तो mb cos थीटा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, cos थीटा आ गया ना, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, अर्थात m डॉट b लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, स्थितिज ऊर्जा, ये टोटल क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा, क्लियर है। अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर थीटा जीरो है या 180 डिग्री है तो अधिकतम अस्थायी अवस्था में थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और अस्थायी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा यानी सर्वाधिक अस्थायी अवस्था में थीटा का मान जीरो होगा। याद रखिएगा, सर्वाधिक अवस्था में जो थीटा होगा वो जीरो होगा, सर्वाधिक यानी अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में थीटा जीरो होगा, और अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इन दोनों को स्थितिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा, और जितना भी हमने पिछले दिनों पढ़ा था उस पर हमने एक एक चीज करके लिखवा दिया है। कल इसके आगे चर्चा करेंगे, पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद फिर जो है हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।